गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 10 ऑफ योर चैप्टर फर्स्ट, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बेटा इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ी थी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें से हमने फर्स्ट टाइप पढ़ लिया था जो कि आपका था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि आपकी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा मैंने आपको बताया था कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज होके, या आप कह सकते हो डीकम्पोज का मतलब ब्रेक होके टूट जाए एक से ज्यादा प्रोडक्ट में। तो आप कह सकते हो when a reactant decompose, या फिर डिकम्पोज का दूसरा वर्ड लिख सकते हो दैट इज ब्रेक, टू गिव टू और मोर सब्सटेंस, या फिर इन सब्सटेंस को आप कह सकते हो टू और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है बेटा, कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें व्हेन अ रिएक्टेंट का मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट। तो एक ऐसी रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें आपका सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। किसमें? क्या देने के लिए? टू गिव टू और मोर सब्सटेंस, या फिर आप कह सकते हो टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट। यानी कि आपकी ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका रिएक्टेंट क्या हो, यानी कि बेटा यहाँ देखो, इसको ध्यान से पहचानो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सिंगल रिएक्टेंट है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट आपका ब्रेक होके आपको दे रहा हो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट। तो ए जो है ब्रेक होके, या आप कह सकते हो डीकम्पोज होके, ए क्या है? रिएक्टेंट है, ये डीकम्पोज होके आपको दो प्रोडक्ट्स दे रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट्स दे रहा है। तो आप कह सकते हो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज होके दो प्रोडक्ट दे, ऐसी रिएक्शन आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बेटा आपको मैं बताऊं कि ये एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट भी है कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी रिएक्शन आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दिख रहा हो, लेफ्ट हैंड साइड अगर आपको सिर्फ एक रिएक्टेंट दिख रहा हो और वो कन्वर्ट हो रहा एक से ज्यादा प्रोडक्ट में, दो में या तीन में या चार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो, इसका मतलब वो रिएक्शन कैसी है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि आपकी जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो उल्टी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, एक से ज्यादा जब आपके रिएक्टेंट, या आप कह सकते हो दो रिएक्टेंट या तीन रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके जब सिंगल प्रोडक्ट दे तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ क्या है, सिंगल रिएक्टेंट है, वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है। कॉम्बिनेशन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट थे, वो सिंगल प्रोडक्ट दे रहे थे। ठीक है बेटा, तो जैसे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन तीन टाइप की होती है, ऐसे ही आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी तीन टाइप की होती है। तो हम लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहली टाइप, फर्स्ट टाइप होती है थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जिसको आप पायरोलाइसिस भी कहते हो, PYROLYSIS। ठीक है बेटा, तो पहला जो टाइप है वो है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब क्या होता है? थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, या फिर आप कह सकते हो हीट।
आप कह सकते हो हीट और टेम्परेचर। ठीक है, थर्मल का मतलब है हीट या फिर टेम्परेचर। तो जब बेटा आप क्या दे रहे हो, जब आप क्या दे रहे हो, थर्मल का मतलब है ये, ठीक है। तो जब आप क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो या फिर टेम्परेचर दे रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो रिएक्शन का। तो टेम्परेचर इंक्रीज कब करते हो, जब आप हीट देते हो, हीट का कितना ज्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो जब आप रिएक्टेंट को क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो और वो कन्वर्ट हो रहा है एक से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो वो रिएक्शन आपकी कैसी है, थर्मल डीकम्पोजिशन। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि डीकम्पोजिशन जो हुई है किसके कारण हुई है, बिकॉज ऑफ हीट। तो आप देखो, आप कह सकते हो यहाँ पे, मैं अगर ब्रैकेट में लिखूं या यहीं लिख देती हूं, डीकम्पोजिशन occurs due to या फिर because of, occurs because of heat। कि ये जो सिंगल रिएक्टेंट है ये आपका डीकम्पोज क्यों हुआ है, ये ब्रेक क्यों हुआ है, जब आपने उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया या आपने जब उसको हीट दे दी तो ऑटोमेटिकली वो हीट को गेन करके टूट गया है अलग अलग प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन को आप कहते हो थर्मल डीकम्पोजिशन, यानी कि ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि किसके कारण हो रही है, थर्मल क्या है, हीट या फिर टेम्परेचर के कारण। अब यही अगर आपको वर्ड आ जाए पायरोलाइसिस, तो वो भी थर्मल डीकम्पोजिशन ही होता है। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन को ही आप पायरोलाइसिस बोलते हो। बेटा यहाँ पे लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन और पायरो मतलब होता है हीट, यानी कि यहाँ आप क्या कह सकते हो कि रिएक्टेंट जो है ब्रेक डाउन हुआ है ड्यू टू हीट। ठीक है, क्या हुआ है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो टूटा है या फिर डीकम्पोज हुआ है ड्यू टू हीट। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को, जो कि आपका क्या है सॉलिड फॉर्म में, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो, तो हीट को आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर सिर्फ हीट ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये जो साइन होता है इसको मैं यहाँ बता रही हूँ, ये होता है आपका डेल्टा, इसको क्या बोलते हो, डेल्टा। और जहां पे भी एरो के ऊपर ये लिखा दिखा आपको बहुत सारी रिएक्शन में दिखेगा, तो वो रिएक्शन कैसी है, उस रिएक्शन को करवाने के लिए आप हीट दे रहे हो। ठीक है, तो डेल्टा डिनोट्स हीट। ठीक है, तो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड फॉर्म में है, जब आप उसको हीट करोगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व आउट। ठीक है, ये आपको मिलेगा। तो ये रिएक्शन कैसे, जैसे आप इसमें देख रहे हो, आपको नहीं पता ये कौन सी रिएक्शन है, तो अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पहचानने के लिए कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ एक रिएक्टेंट प्रेजेंट हो, वो आपकी कैसी रिएक्शन, और राइट हैंड साइड एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो, वो आपकी कैसी रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, जब आप पोटेशियम क्लोराइड को, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, उसको जब आप हीट करते हो तो आपका मिलता है आपको पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोरेट को जब आप हीट करते हो तो आपको मिलता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3O2, यानी कि ऑक्सीजन गैस जो होती है वो आपकी इवॉल्व आउट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस एग्जांपल में भी कि आपका रिएक्टेंट क्या है, सिंगल रिएक्टेंट है, आपने उस रिएक्टेंट को क्या दिया, हीट दी, या फिर आप कह सकते हो आपने उस रिएक्टेंट को हीट किया और वो कन्वर्ट हो गया पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन गैस वहां से इवॉल्व आउट हुई है। ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पे क्या है, थर्ड एग्जाम्पल हम करते हैं। ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट फॉर्म में मैं आपको बताऊंगी, जो कि आप अपने लैब्स में परफॉर्म कर सकते हो। तो थर्ड जो एक्सपेरिमेंट है उसको देखो कि आपने मान लो क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब ली, ये टेस्ट ट्यूब है। ठीक है बेटा, आपने एक टेस्ट ट्यूब ली,
इसमें क्या किया, इसमें आपने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल डाल दिए, दाने डाल दिए, ठीक है। फेरस सल्फेट क्या होता है आपका, FeSO4, या फिर आप कह सकते हो आयरन सल्फेट के आपने क्रिस्टल डाल दिए। किसके क्रिस्टल डाल दिए, आयरन सल्फेट के। और इसको एक होल्डर लगा के आपने यहां से पकड़ लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्रिस्टल डाल दिए, किसके, आयरन सल्फेट के डाल दिए, जो कि क्रिस्टल किस फॉर्म में होते हैं, दाने जो होते हैं जिनको आप क्रिस्टल बोलते हो, किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में। तो जब आप इनको बर्नर से हीट करोगे, इन क्रिस्टल्स को अगर आप बर्नर से हीट करोगे, ये आपका क्या है, बर्नर है, और ये आपके क्या थे, FeSO4 आयरन सल्फेट के क्रिस्टल थे जो कि सॉलिड फॉर्म में थे। तो बेटा जब आप इसको हीट करोगे तो क्या हो रहा है, सिंगल आपका रिएक्टेंट था, जब आप उसको हीट कर रहे हो तो वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा या फिर वो डीकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कह सकते हो फेरस सल्फेट, जो कि आपका ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं, जिसके ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं, जिसके वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे आयरन ऑक्साइड में, Fe2O3 में, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस आपकी रिलीज होगी। तो आयरन जो ऑक्साइड होगा सॉलिड फॉर्म में, ये आपका गैस फॉर्म में होगा, ये भी अगेन आपका गैस फॉर्म में होगा, ठीक है। इसको आप बोलते हो आयरन ऑक्साइड, और ये आपका क्या था, आयरन सल्फेट, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे हुई है, देखो बेटा, ये रिएक्शन आपकी कैसे हुई है कि जैसे ही आपने इसमें क्रिस्टल डाले और बर्न करना स्टार्ट किया, यानी कि आप क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो, ठीक है। आप कह सकते हो यहाँ हीट दे रहे हो, तो हीट दे रहे हो तो धीरे धीरे ये जो आयरन सल्फेट के क्रिस्टल है धीरे धीरे डीकम्पोज होना स्टार्ट हो गए, ब्रेक डाउन होने स्टार्ट हो गए, और थोड़ी देर के बाद आपको दिखेगा कि आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन ग्रीन कलर से अब जो है आपके ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गए, ब्राउन कलर में, ठीक है। और जो ब्राउन कलर में आपके बने वो अब आयरन सल्फेट नहीं रहा, क्योंकि आयरन सल्फेट तो आपका डीकम्पोज हो गया है, ठीक है। ब्राउन कलर के जो बने क्रिस्टल आपके वो थे आयरन ऑक्साइड के, किसके थे, ब्राउन कलर के जो क्रिस्टल बने वो किसके थे, आयरन ऑक्साइड के। साथ के साथ यहाँ से आपकी दो गैस रिलीज आउट हो गई है, एक का नाम SO2 है और एक का नाम SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट ऐसे परफॉर्म होता है। वैसे अगर देख लो क्या है आपका रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट डीकम्पोज हो रहा है ड्यू टू बिकॉज ऑफ हीट, यानी कि ये कैसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है आपकी। ये ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, आयरन ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है बेटा। और अगर हम देखें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जब आप लेड नाइट्रेट को जो कि आपका सॉलिड फॉर्म में होता है उसको हीट करते हो, जब आप लेड नाइट्रेट को जो कि आपका सॉलिड फॉर्म में होता है उसको बेटा जब आप हीट करते हो तो आपको मिलता है PbO। क्या मिलता है, PbO, यानी कि लेड ऑक्साइड या मोनो ऑक्साइड बोल सकते हो आप इसको, लेड मोनो ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्व आउट, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपकी कैसी है रिएक्शन कि आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि आप क्या दे रहे हो, लेड नाइट्रेट एक रिएक्टेंट है, उसको डीकम्पोज करने के लिए, ब्रेक करने के लिए आपने उसको हीट दी, वो ब्रेक हो गया लेड मोनो ऑक्साइड में, प्लस नाइट्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व आउट हो गई वहां से, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट एक था, आपने उसको हीट दी, तो कैसी डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, और आपको मिला लेड मोनो ऑक्साइड प्लस 4NO2, ठीक है बेटा। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, थर्मल डीकम्पोजिशन की। अब हम आपका सेकेंड टाइप का देखते हैं, सेकेंड जो टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का वो देखते हैं क्या है।
सेकेंड जो टाइप है बेटा आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का, इसको मैं रब कर दूं, यहां लिख देती हूँ, ठीक है। तो सेकेंड आपका टाइप है बेटा फोटोलाइसिस। अभी मैंने आपको बताया था लाइसिस का मतलब क्या है आपका, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, और फोटो का मतलब तो सबको पता ही है क्या होता है, लाइट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका क्या हुआ है, आप कह सकते हो यहाँ पे क्या हुआ है, डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट ड्यू टू या फिर बिकॉज ऑफ लाइट, ठीक है। और लाइट को आप एच न्यू भी कहते हो, कई बार आपने एरो के ऊपर एच, स्मॉल एच और न्यू लिखा हुआ देखा होगा, ये वी नहीं है, इसको आप बोलते हो न्यू, ठीक है। इसको आप लाइट को एच न्यू से भी डिनोट करते हो, ठीक है बेटा। तो आपका क्या हुआ है यहाँ पे डीकम्पोजिशन में, क्या हुआ, रिएक्टेंट जो है डीकम्पोज हुआ है, किसके कारण, पहले हीट के कारण हो रहा था इसलिए उसको हमने पायरोलाइसिस कह दिया था या फिर थर्मल डीकम्पोजिशन कह दिया था। अब किसके कारण हो रहा है, लाइट के कारण डीकम्पोजिशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपका लूं, फॉर एग्जाम्पल आपका 2AgCl है, आपका 2AgCl जब ब्रेक होगा तो आपको देगा 2Ag प्लस Cl2 गैस, यानी कि क्लोरीन गैस जो हो गई आपकी क्या हो गई, इवॉल्व आउट होगी, ठीक है। तो ये जो होगा बेटा आपका क्या होगा, ये इसका जो फॉर्म होगा आपका सॉलिड होगा, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड, Ag क्या होता है, सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड को जब आप क्या कर रहे हो, लाइट दे रहे हो, लाइट की प्रेजेंस में, और लाइट कैसी, सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है और आपको सिल्वर मेटल दे रहा है। तो सिल्वर मेटल का फॉर्म भी सॉलिड होगा, प्लस क्लोरीन गैस आपकी क्या हो रही है, इवॉल्व आउट हो रही है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, देखो सिल्वर जो क्लोराइड होता है उसका कलर होता है व्हाइट, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे होती है बेटा, चाइना डिश लेते हैं हम, एक चाइना डिश क्या होती है, एक ऐसी प्लेट या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसी प्लेट जो कि चाइना क्ले से बनी होती है, ठीक है। लैब्स में आपने देखी होगी, तो हमने एक चाइना डिश ली, एक चाइना डिश की प्लेट ली हमने, उसमें हमने क्या डाल दिया, सिल्वर क्लोराइड डाल दिया, यहाँ पे पाउडर फॉर्म में हमने क्या डाल दिया, सिल्वर क्लोराइड AgCl डाल दिया, ठीक है, जिसका कलर आपका क्या था, व्हाइट था, ठीक है। तो जब उसको बाहर रख दिया आपने, तो बाहर आपका क्या होता है, सन होता है। तो जब बेटा सन की रेडिएशंस इस पे पड़ेंगी, यानी कि आप कह सकते हो सन से क्या आ रही है, लाइट, और लाइट को किससे डिनोट करते हो, एच न्यू से, ठीक है। तो जब सन की रेडिएशंस इस पे पड़ेंगी तो ये रिएक्टेंट डीकम्पोज हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिएक्टेंट अब जो है कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ग्रे कलर के पाउडर में, ग्रे पाउडर जो कि किसका होगा आपका, सिल्वर का, ठीक है। किसका होगा, ग्रे पाउडर सिल्वर का होगा, सिल्वर मेटल का होगा ग्रे पाउडर। साथ ही साथ जैसे ही कन्वर्जन हो रहा है, ये हीट एब्जॉर्ब करके क्या, सॉरी ये लाइट एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्रे पाउडर में, जो कि आपका सिल्वर मेटल का पाउडर है। साथ के साथ इसमें से क्लोरीन गैस इवॉल्व आउट होती जा रही है, ठीक है, बाहर क्या निकल रही है, क्लोरीन गैस, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी ऐसे होती है। तो आप कह सकते हो कि आपका सिंगल रिएक्टेंट था यहाँ पे, ठीक है, और आपके एरो पे एच न्यू है, यानी कि ये डीकम्पोजिशन आपकी क्या है, आपका सिंगल रिएक्टेंट क्या ले रहा है, लाइट ले रहा है। एच न्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइट। तो ये सिंगल रिएक्टेंट आपका लाइट ले रहा है और ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, Ag में, सिल्वर मेटल में, और क्लोरीन गैस आपकी इवॉल्व आउट हो रही है, ठीक है बेटा। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका, 2AgBr को जब लाइट मिलती है तो वो कन्वर्ट होता है 2Ag में प्लस ब्रोमीन गैस आपकी इवॉल्व आउट होती है, ठीक है। तो ये जो AgBr होता है बेटा आपका पेल येलो कलर का होता है, पेल येलो मतलब लाइट येलो कलर का होता है, ठीक है। और जो आपका
सिल्वर यहाँ होगा। सिल्वर पाउडर किसका होता है? ग्रे कलर का होता है। ठीक है, तो ये भी सेम ऐसे ही रिएक्शन है कि जब आप चाइना डिश में AgBr का पाउडर लोगे, किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का पाउडर लोगे और उसको एटमॉस्फेयर में रख दोगे, धूप में रख दोगे, तो वो क्या करेगा? वो लाइट लेगा और डीकम्पोज हो जाएगा या फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रे कलर के पाउडर। पहले व्हाइट कलर का पाउडर था, वो धीरे धीरे ग्रे कलर के पाउडर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका ग्रे पाउडर किसका था? सिल्वर मेटल का, प्लस ब्रोमीन गैस वहां से इवॉल्व आउट होती रहेगी। ठीक है बेटा, तो ये भी आपका एग्जाम्पल था किसका? ये एग्जाम्पल था आपका पायरोलाइसिस, यानी कि डीकम्पोजिशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज इन कलर, यानी कि मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताई थी। तो ये छोटी छोटी चीजें अपनी रिएक्शंस में देखते रहा करो कि सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, यानी कि आपके स्टेट चेंज हो रही है, कलर कैसा चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या प्रीपीटी बन रहे हैं या नहीं बन रहे, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक आप बीच बीच में देखते रहा करो केमिकल रिएक्शन में। अब बात करते हैं AgBr का। मैं आपको प्रैक्टिकल अगर एग्जांपल दूं तो बेटा, आप लोगों ने पुराने जो कैमरा होते थे, आजकल कैमरा डिजिटल हो गए हैं, DSLR हो गया, या फिर आपने फोन का ही कैमरा ले लो, डायरेक्ट डिजिटल फोटोज खींचते हैं। पर पहले जो कैमराज होते थे वो ऐसे नहीं थे, उनमें क्या डलती थी? सबको याद होगा, या जिसने नहीं देखा है वो अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। इस टाइप की एक फिल्म डलती थी जिसको आप रोल भी कह सकते हो। ठीक है, ऐसा रोल सा होता था जिसपे ये लिपटी हुई होती थी। ठीक है बेटा, और इसमें ऐसे ऐसे डिवीजन होते थे। ठीक है बेटा, तो ये जो कैमरा जो आपने सुना होगा, कोडैक की फिल्म डल रही है, कोडैक जो कंपनी आती है उसकी फिल्म डली है, या और किसी कंपनी की फिल्म डलती थी कैमराज में, जो आपके हैंड कैमराज होते हैं। ठीक है, उसमें तो बेटा उसमें क्या होता था? ये जो कैमरे की जो फिल्म होती है या फिर जो रोल होता है, इस पे एक व्हाइट कलर के पाउडर की कोटिंग होती है, बहुत पतली पतली व्हाइट कलर के पाउडर की कोटिंग होती है, जिसको आप बोलते हो AgBr। ठीक है, क्या बोलते हो? सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग होती है इसके ऊपर, पेल येलो या व्हाइटिश कलर का होता है, मतलब पेल मतलब बहुत लाइट येलो, जो कि व्हाइट के फॉर्म में ही दिखता है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि इसके ऊपर एक पतली पतली पेल येलो पाउडर की कोटिंग होती है या व्हाइट सी पाउडर की कोटिंग होती है, और वो पाउडर किसका होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, अब आप क्या करते हो? यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि आपने इस फिल्म को डाला, किस में डाला? इसको कैमरे में डाला। ठीक है, एक चीज आपने सुनी होगी कि जब आप ये फिल्म खरीदने जाते थे या आपके मदर फादर इसको खरीदने जाते थे, तो जो शॉपकीपर होता था वो ऐसे बोलता था कि अगर आपको डालनी आती है ये फिल्म तो डाल लो, अगर आप केयरफुली डाल सकते हो तो डाल लो, नहीं डालनी आती तो मुझसे डलवा लो। क्यों? क्योंकि वहां एक प्रिकॉशन लेनी पड़ती है कि अगर आपका हाथ इस फिल्म पे लगेगा तो व्हाइट कलर का पाउडर आपके हाथ पे आ जाएगा, यानी कि उस फिल्म पर से कोटिंग जो है वो हट जाएगी, या फिर हो सकता है स्क्रैच लग जाए उस फिल्म पे, तो क्या होगा? आपकी फोटोज जो है खराब हो सकती है उसके कारण। ठीक है, इसलिए उसको बहुत केयरफुली डाला जाता था। अब बेटा होता क्या है? तो देखो, आपका मान लो आपने ये फिल्म डाली, तो जैसे ही आपने देखा होगा कि पहले के जो कैमरा थे उनमें फ्लैश लाइट कंपल्सरी होती थी। आजकल तो डिजिटल हो गए, फ्लैश लाइट कंपल्सरी नहीं है, आप ऑन करना चाहते हो ऑन करो, ऑफ करना चाहते हो ऑफ करो। ठीक है, पहले वाले कैमराज में क्या होती थी? फ्लैश लाइट कंपल्सरी होती थी। तो जैसे ही फोटो खींची, ठीक है, मान लो आप ऐसे खड़े हो, आप ऐसे करके फोटो खिंचवा रहे हो, तो जैसे ही फोटो खींची कैमरे में से लाइट जा रही है, कैमरे में से ऐसे लाइट जाती थी। ठीक है, और यहाँ मान लो आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, ये आप ऐसे खड़े हो, तो क्या हो रहा है? और पीछे आपका कुछ बैकग्राउंड है, दीवार है या जो भी है, यहाँ कुछ फ्लावर पॉट कुछ भी रखा है, तो ये जैसे ही लाइट जा रही है, ये लाइट जाके क्या हो रहा है? इस दीवार से टकरा के वापस आ रही है, साथ के साथ आपसे भी टकरा के वापस आ रही है, आपसे टकरा के फिर वापस चली गई। ये जो भी आपके एटमॉस्फेयर में, आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं, सबसे टकरा के वापस जाके स्ट्राइक होती है किसके ऊपर? इस फिल्म के ऊपर स्ट्राइक होती है। ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट से वो टकरा के स्ट्राइक होती है, उसी के स्पॉट्स यहाँ बना देती है। ठीक है, तो जैसे ही अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपका क्या मिलता है? लाइट टकरा के आपको एक नेगेटिव इंप्रेशन देती है, इसलिए कई बार इसको लोग नेगेटिव भी बोलते हैं कि ये एक नेगेटिव, फोटो का नेगेटिव है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हो रहा है? लाइट यहाँ से जा रही है,
क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आ रही है। और किससे टकरा रही है, जो आपने कैमरे में फिल्म डाली है उससे टकरा रही है। और क्या दे रही है, उस फिल्म के पोर्शंस पे स्पॉट्स दे रही है या फिर कुछ पिक्चर सी ड्रॉ हो रही है। वो पिक्चर एक्चुअली ड्रॉ कैसे होती है, इसके ऊपर क्या है आपको पता है कि फिल्म के ऊपर AGBR की कोटिंग है। तो जैसे ही AGBR, ये फिल्म है इसके ऊपर कोटिंग है AGBR की, तो जैसे ही लाइट टकरा के AGBR के ऊपर आ रही है, ठीक है, तो क्या हुआ है, लाइट जैसे ही स्ट्राइक हुई AGBR, जो आप जैसे यहाँ देख रहे हो AGCL की जगह अगर हम AGBR ले, तो जैसे ही स्ट्राइक होके आपकी AGBR पे लाइट आएगी तो वो डीकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। AGBR डीकम्पोज हो जाएगा, किसमें, सिल्वर में डीकम्पोज हो जाएगा। साथ के साथ ब्रोमीन गैस आपकी इवॉल्व आउट हो जाएगी। उस कैमरे में से भी बहुत लाइट ब्रोमीन गैस निकलती रहती है जो कि आपको दिखती नहीं है, ठीक है। तो वहां पे हो क्या रहा है कि जब आपकी वो लाइट यहाँ टकराई, तो जिस पोर्शन पे टकराई वहां का AGBR क्या हुआ है, डीकम्पोज हो गया है। और किसमें, ग्रे कलर में हो गई है। वो जो नेगेटिव है वहां से ग्रे से कलर का हो गया है। तो जैसे ही आप उसको वॉश करवाने जाते हो, उस नेगेटिव को किसी सॉल्यूशन में डबो के वॉश किया जाता है, तभी आपको उसकी फोटो मिल पाती है। तो कैमरे की जो फिल्म होती है उसमें ऐसा कुछ मैजिक नहीं होता कि फोटो खींची और डायरेक्टली उस पे कैसे आ गई। बेटा फिल्म पे AGBR का क्या होता है, कोटिंग होती है। तो जैसे ही फ्लैश से लाइट जाके उस फिल्म पे टकराती है, वो उसी ऑब्जेक्ट की क्या करती है, लाइट जाके जैसे ही AGBR की फिल्म पे टकरा रही है, तो लाइट जैसे ही AGBR पे पड़ रही है, क्या हो रहा है, AGBR डीकम्पोज हो गया, यानी कि वहां से हट गया है। तो जहां से हट गया, मान लो यहाँ देखो, मान लो आपकी लाइट इतने से पोर्शन पे आई, ठीक है, ऐसी कुछ ड्राइंग है, इतने पोर्शन पे आपकी लाइट आके टकराई। तो जहां टकराई इस पोर्शन पे टकरा रही है, तो यहाँ से आपका क्या हो रहा है, AGBR हटके कन्वर्ट हो गया है ग्रे कलर में, यानी कि नेगेटिव यहाँ से ग्रे हो गया, बाकी पोर्शन से अब भी ब्लैक होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कुछ इमेज दिखेगी ग्रेइश कलर की। और उसको जब आप वॉश करवाने जाते हो तो आपको पूरी एक फोटो, मतलब उस नेगेटिव का पूरा कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट आपको प्रिंट आउट वो निकाल के दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपका होता है। तो आप कह सकते हो डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन है कहाँ पे यूज हो रही है। एक एग्जांपल आपने यहाँ पे पढ़ लिया कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहाँ यूज हो रही है, जो आपकी फोटोग्राफी होती है उनमें जो फिल्म है वहां पे भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी थर्ड टाइप की। जो थर्ड टाइप है आपका, ये तो हो गया फोटोलाइसिस की बात। अब थर्ड जो पार्ट है आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहो या फिर बहुत अलग है, आज तक आपने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल नया कंसेप्ट है। देखो क्या है बेटा, तो थर्ड जो आपके टाइप है उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, लाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि आप कह सकते हो कि रिएक्टेंट का जो डीकम्पोजिशन हो रहा है या फिर रिएक्टेंट का जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आप यहां कह सकते हो decomposition of reactant occurs because of इलेक्ट्रिसिटी, कि आपने किसी रिएक्टेंट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास की और वो डीकम्पोज हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हो, उसके लिए आपका एक प्रॉपर सेटअप होता है। तो देखो बेटा सेटअप क्या होता है, ठीक है। आप ऐसा कोई मान लो मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, तो मैं एक सेटअप तैयार कर रही हूँ। मैंने एक बॉटल ली है जो कि इस टाइप की है, ठीक है, ऊपर से ये ओपन है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि आपने कांच की बॉटल ली, उसके ऊपर का पोर्शन कट कर दिया, ठीक है। ऊपर का मतलब बॉटम जो होती है बॉटल, ये मैंने इन्वर्टेड बॉटल ली है, ठीक है। ये बॉटल ली है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो माउथ है बॉटल का, यहाँ मैंने एक रबर कॉर्क फिट कर दी, ठीक है बेटा। क्या फिट की, रबर कॉर्क। और इस रबर कॉर्क में मैंने 2 होल कर दिए, ठीक है। इस 2 होल में मैंने क्या डाला, मैंने इसमें
दो कार्बन आपका क्या होता है, कार्बन एलिमेंट की रॉड डाल दी है ऐसे, तो इन रॉड्स को आप रॉड ना कह के केमिस्ट्री की टर्म में कहते हो इलेक्ट्रोड। क्या कहते हो, इलेक्ट्रोड। तो ये आपके दोनों क्या है, इन कार्बन इलेक्ट्रोड, ठीक है। मतलब ऐसी रॉड जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोड डाल दिया, ठीक है बेटा। तो हमने दो कार्बन रॉड ली, उसके साथ साथ मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैंने दो टेस्ट ट्यूब ली, दोनों टेस्ट ट्यूब में मैंने पानी भर दिया है, दोनों टेस्ट ट्यूब में मैंने पानी भर के उन दोनों टेस्ट ट्यूब को इनके ऊपर इन्वर्टेड पोजीशन में ऐसे लगा दिया, ठीक है। ऐसे इन्वर्टेड पोजीशन में उन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को लगा दिया, इसके ऊपर भी ऐसे ही, इस रॉड पे भी ऐसे ही मैंने इन्वर्टेड पोजीशन में लगा दिया। तो आप देख सकते हो दोनों टेस्ट ट्यूब एक जैसी है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें मैंने क्या किया था, इसमें मैंने वाटर फिल किया था, यानी कि यहाँ तक मैंने ऊपर तक इनमें क्या किया था, वाटर फिल किया था। आप कह सकते हो इसमें मैंने क्या किया था, वाटर फिल किया था, ठीक है। तो यहाँ ये क्या है, टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर, पानी, ठीक है। पानी से मैंने इसको फिल किया था, दोनों टेस्ट ट्यूब पानी से मैंने भर दी थी, ठीक है। और उसके ऊपर क्या किया, कैसे इसको लगाया मैंने, टेस्ट ट्यूब भरी, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इसको मैंने फिल किया और इसके ऊपर थंब लगा के मैं रॉड के पास लेके गई और मैंने ऐसे करके धीरे से हल्के से ऐसे उसको डाल दिया उसमें रॉड में, ठीक है। उसके बाद इस बॉटल को मैंने फिल कर दिया बेटा विद वाटर, ठीक है, पानी से पूरा फिल कर दिया, ठीक है। साथ के साथ जो आपके कार्बन के ये इलेक्ट्रोड थे, इनको अटैच कर दिया मैंने बैटरी से, ये आपकी बैटरी है, या फिर मान लो ऐसे रिप्रेजेंट करना नहीं आता तो मान लो ये आपकी बैटरी है, ठीक है, इससे मैंने अटैच कर दिया। ये बैटरी है, बी फॉर बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी यूज की हमने, ठीक है। तो बैटरी है, उसके बाद बैटरी से पहले मैंने यहाँ स्विच लगा दिया, कुछ ऐसा स्विच लगा दिया, ठीक है। तो ये जो बैटरी का ये टर्मिनल है बेटा, ये है आपका नेगेटिव टर्मिनल और ये है पॉजिटिव टर्मिनल। आपने देखा होगा जैसे आप टॉर्च की बैटरी भी यूज करते हो, एक साइड पॉजिटिव लिखा होता है, एक साइड नेगेटिव लिखा होता है, ठीक है। तो ये वैसे ही कुछ बैटरी है, ठीक है, दो इसके टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बेटा होता क्या है, देखो यहाँ हो क्या रहा है, मैंने क्या किया, वाटर लिया, टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है, वाटर, ठीक है, जो कि किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है। तो जैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ से करंट पास किया, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दी इस बैटरी से, तो आप कह सकते हो यहाँ जैसे ही मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी दी, तो क्या हुआ, धीरे धीरे इस रॉड में इलेक्ट्रिसिटी गई, ठीक है। रॉड किसके अंदर डूब रही है, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में क्या है, पानी। तो धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है, इस टेस्ट ट्यूब में धीरे धीरे बबल्स बनने लग गए हैं, ठीक है। मैं इसको ऐसे खाली कर देती हूँ ताकि आपको दिखे क्या बन रहा है, इसमें बबल्स बनने लग गए हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो धीरे धीरे हमने देखा कि इसमें बबल्स बन रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं, और ये लिक्विड जो हमने जो वाटर इसमें डाला था, इसकी अमाउंट कम होती जा रही है और ये बबल्स जो है उठ उठ के ऊपर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे लिक्विड पहले फुल था, फिर इतना हुआ, यानी कि यहाँ ऊपर क्या है, कुछ गैस है, हमें नहीं पता कौन सी गैस है वो, ठीक है। क्या है, कोई गैस बन रही है जो कि ऊपर की जा रही है, गैस कभी डूबी हुई थोड़ी ना रहती है, हमेशा फ्लोट करती है, ठीक है। तो ऊपर जा रही है और यहाँ स्टोर हो गई है, ऐसे ही इसमें भी गैस बनी, यहाँ स्टोर हो गई। थोड़ी देर बाद आफ्टर 15 मिनट्स मैंने देखा कि यहाँ जो गैस बनी है वो इतनी है, यानी कि यहाँ तक तो लिक्विड है, यहाँ तक तो वाटर है, और ऊपर पूरा जो पोर्शन है वो गैस से फिल हो गया। और मैंने जो दूसरी जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें क्या देखा कि यहाँ तक ऊपर गैस है और यहाँ तक आपका वाटर है, यानी कि यहाँ पे हमने पहली ऑब्जर्वेशन क्या देखी, पहली अगर ऑब्जर्वेशन लगाएं तो पहली ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखी कि इसको, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलेंगे और उसको एनोड बोलेंगे। इसको ब्रीफली आप 11th क्लास में पूरा आ जाता है, 12th 11th में आएगा ये आपका पूरा एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो इसको हमने कैथोड बोल दिया, इसको एनोड बोल दिया। तो हमने देखा कि कैथोड पे आपका क्या है, या फिर मैं कहूं कि उसको टेस्ट ट्यूब 1 डाल दूं,
T1, यानी कि टेस्ट ट्यूब 1 में जो वॉल्यूम है गैस की, गैस तो बन रही है, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ गैस इज डबल, आप देख सकते हो डबल बन रही है, ठीक है। टाइम दोनों का मैंने 15 मिनट बाद देखा तो 15 मिनट मतलब दोनों के लिए 15 मिनट है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं इस टेस्ट ट्यूब को मैंने 10 मिनट में चेक कर लिया, उसको 15 मिनट में। 15 मिनट के बाद ऐसी ऑब्जर्वेशन हुई है कि आपकी जो टेस्ट ट्यूब 1 है, यानी कि जिस टर्मिनल पे कैथोड है आपका, वहां जो गैस बन रही है वो डबल है। देख रहे हो आप, ये इतनी अमाउंट बनी, यहाँ पे इसकी हाफ बनी है, तो आप कह सकते हो यहाँ पे जो डबल है वो मतलब गैस जो है डबल अमाउंट में बनी एज कंपेयर टू टेस्ट ट्यूब सेकेंड। तो आप कह सकते हो कि टेस्ट ट्यूब सेकेंड में दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि एनोड पे टेस्ट ट्यूब सेकेंड है, एनोड पे टेस्ट ट्यूब सेकेंड है, इस पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज हाफ कह सकते हो एज कंपेयर टू टेस्ट ट्यूब 1, कि 1 के कंपेयर में इसमें हाफ बनी है तो इसमें डबल बनी है, या फिर आप कह सकते हो कि इसमें डबल बनी है एज कंपेयर टू फर्स्ट, ठीक है। अब डबल हम क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम देख रहे हैं, तो आप कह सकते हो टेस्ट ट्यूब 1 में क्या है, गैस जो है, अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डबल। डबल आपने किससे देख के किया, बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को देख के ही क्या है कि वॉल्यूम के अनुसार अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम क्या है कि जो गैस आपकी बन रही है इस टेस्ट ट्यूब में वो डबल है एज कंपेयर टू टेस्ट ट्यूब 1, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी तब तक पास की बेटा इसमें, तब तक हमने पास की जब तक ये पूरा जो इसमें लिक्विड है वो खत्म ना होके किसमें बन गया, गैस में बन गया, और इसका भी लिक्विड खत्म होके गैस में बन गया। हमने इतनी देर तक इलेक्ट्रिसिटी पास की, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने जाके यहाँ पे थंब लगा लिया इस रॉड पे, इस टेस्ट ट्यूब पे, और इसको रिमूव कर लिया। पहले एक टेस्ट ट्यूब रिमूव कर ली, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब 1 रिमूव की, तो यहां मैं लिख रही हूं, तो 2 ऑब्जर्वेशन उसने पहले ही देख ली थी। तीसरी जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी कि जैसे इसको रिमूव किया, ठीक है, और हम इसको किसके पास लेके गए, लाइट, जैसे ही हम इसको कैंडल के पास लेके गए, बर्निंग कैंडल के पास लेके गए, तो आपका क्या हुआ, जैसे ये टेस्ट ट्यूब थी, ठीक है, और मैंने टेस्ट ट्यूब पे थंब रखा हुआ है, और मैं जैसे ही बर्निंग कैंडल, ये कैंडल है आपकी, इसके पास लेके गई और इसको मैंने ऐसे ही रिमूव किया और कैंडल इसके माउथ पे लगाया टेस्ट ट्यूब पे, तो पॉप करके साउंड आ रही है, ऐसे पॉप, ऐसे फुटते हुए दिख रहा है कुछ, ठीक है, ऐसे पॉप साउंड आ रही है। तो आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन गैस को जब भी आप बर्न करते हो तो वो पॉप साउंड देता है, यानी कि यहाँ पे कौन सी गैस बनी है, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस बनी है, ठीक है। उसके बाद हमने जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब को निकाला, ठीक है, और उसके ऊपर भी थंब करके रखा और यहाँ कैंडल के पास लेके गए, और जैसे ही मैंने थंब हटाया बेटा, जैसे ही मैंने थंब को हटाया और कैंडल पास लेके गई, तो क्या हुआ, कैंडल की जो फ्लेम थी वो और भी जोर से जलने लग गई। तो फ्लेम आपकी जो है, कोई भी चीज ज्यादा बर्न कब होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है ज्यादा, ऑक्सीजन ना हो तो वो बुझ जाती है। तो यानी कि क्या है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपकी कौन सी गैस बनी है, ऑक्सीजन गैस बनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रूव होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का, ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था, यहाँ से प्रूव होता है कि वाटर जो आपने लिक्विड दोनों टेस्ट ट्यूब में लिया था, जब उनमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आप इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, कि जब आपने वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, यानी कि वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो हमारी 2 गैस बनी, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। यहां से ये प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वो भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसे, आपका वाटर क्या था, एक रिएक्टेंट था, डीकम्पोज होके आपको 2 प्रोडक्ट दे रहा है, एक तो हाइड्रोजन गैस और दूसरी ऑक्सीजन गैस, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज और भी प्रूव हुई है, वो ये है कि वाटर में आपका क्या होता है, वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस, या फिर मैं कहूं हाइड्रोजन की अमाउंट जो होती है वो क्या होती है, डबल होती है। हाइड्रोजन की जो अमाउंट होती है डबल होती है
एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के कंपेयर में हमने देखा था कि हाइड्रोजन जो गैस हो रही है वो डबल बन रही है बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के अनुसार देखा था हमने, किसको कंसिडर करके देखा था, वॉल्यूम। गैस की तो आप वॉल्यूम ही नापते हो, केजी, लीटर या ग्राम में तो नापते नहीं हो। ठीक है, तो आपका क्या है, लीटर नहीं सॉरी, केजी, ग्राम में, आप मिलीग्राम में ऐसे नहीं नापते हो। किस में नापते हो कि आपकी कितनी लीटर गैस है, कितनी ml गैस है। ठीक है, तो वहां हो गया। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन जो गैस बन रही है, या फिर आप कहो कि वाटर जो था उसमें हाइड्रोजन की अमाउंट डबल होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये भी प्रूव हो जाता है कि वाटर में हाइड्रोजन की अमाउंट 2 है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन की 1, यानी कि इनका जो रेशियो है आपका, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना होता है, 2:1। ठीक है बेटा, एक और बात मैं यहाँ बताऊं, ये तो हो गई डीकम्पोजिशन की बात की जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, किसका, पानी का, वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस आप करते हो, यानी कि पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो वो ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जब आप NaCl का सॉल्यूशन लेते हो मॉल्टन स्टेट में, अब ये मॉल्टन क्या होता है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन तो आपको पता है, जब भी आप कोई सब्सटेंस या सॉल्ट को जब वाटर में डिसॉल्व करते हो उसको आप एक्वस सॉल्यूशन कहते हो। सॉल्यूशन इन वाटर इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, बट मॉल्टन क्या होता है, जब आप NaCl, अब मान लो NaCl है, उसको हीट दे रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, बट जब आप ज्यादा हीट लगातार कंटिन्यूअसली देते जा रहे हो तो एक टाइम ऐसा आता है, आप अपने घर पे भी परफॉर्म करके देख सकते हो इसको, कि एक टाइम आपका ऐसा आता है कि NaCl है जल के, किस में, वो सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड क्रिस्टल थे NaCl के। NaCl क्या होता है, सॉल्ट ही तो होता है, कॉमन सॉल्ट। तो जब आप उसको कंटिन्यूअसली हीट दे रहे हो तो वो सॉलिड इतनी ज्यादा हीट लेके क्या हो रहा है, एक टाइम एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो खुद लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप कभी NaCl को बर्न करके देखना, बहुत देर तक बर्न करते रहना, तो अपने आप वो पिघलने लग जाएगा। तो उस सॉल्यूशन को आप कहते हो मॉल्टन, यानी कि वहां आपने कुछ सॉल्वेंट यूज नहीं किया है, डायरेक्टली क्या किया है, सॉल्यूट को हीट करके उसी को लिक्विड फॉर्म में कर दिया। ठीक है, तो जब आप NaCl को मॉल्टन स्टेट में, यानी कि NaCl को हमने लिक्विड बना लिया, उसको जला के, कोई उसमें मैंने सॉल्वेंट ऐड करके उसको लिक्विड नहीं बनाया कि मैंने सॉल्यूशन बना दिया उसको पानी में मिक्स करके, नहीं, मैंने NaCl को ही हीट करके लिक्विड बना लिया। तो जब आप मॉल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, यानी कि उसमें से भी जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो आपका क्या बनता है, आपका Na पॉजिटिव आयन बनता है प्लस Cl नेगेटिव आयन बनता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो सोडियम मेटल बनता है प्लस क्लोरीन गैस आपकी इवॉल्व आउट होती है। ठीक है बेटा, तो ये भी आपका इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस मींस डीकंपोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिसिटी पास की और तब जाके आपका NaCl डीकंपोज हो गया है 2 प्रोडक्ट में। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी जब आपने पास की तो वाटर आपका 2 प्रोडक्ट में डीकंपोज हो गया। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो वाटर की मैंने आपको पहले भी रिएक्शन करवाई थी कि जब आप H2 को O2 के साथ ऐड करते हो तो आपका बनता है H2O। ये तो सबको ही पता होगा कि हाइड्रोजन गैस में जब आप ऑक्सीजन गैस को मिक्स करते हो, वो जब आपस में दोनों रिएक्ट होते हैं तब आपका क्या बनता है, वाटर बनता है। तो यहाँ से आपका ये भी प्रूव होता है कि जो डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये क्या है, इसी रिएक्शन का उल्टा फॉर्म है। इसमें क्या हो रहा है कि एक रिएक्टेंट डीकंपोज होकर 2 प्रोडक्ट दे रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है, 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट दे रहा है। तो यहाँ पे ये भी प्रूव होता है कि आपकी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो रिवर्स होती है देन दैट ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन में एक रिएक्टेंट, इसमें क्या है 2 रिएक्टेंट, इसमें 2 प्रोडक्ट, इसमें 1 प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।